नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग, व्यापारियों की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। रुद्रपुर में न्याय के देवता गोलजू महाराज के मंदिर का भव्य लोकार्पण। खटीमा में पत्रकार प्रेस परिषद की मासिक बैठक। पत्रकारों पर हो रहे अभद्र व्यवहार पर चिंता व्यक्त। जिलाधिकारी सविन बंसल का सफाई अभियान। कूड़ा उठान व्यवस्था में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई। 65 मासूमों का भविष्य संकट में, शिक्षा की राह में अनिश्चितता। करोड़ों की जमीन के विवाद में अधिवक्ता की हत्या। नवरात्रि पर हस्तांतरित रेशमी उत्पादों की नई शुरुआत। शारदीय नवरात्र हल्द्वानी में कुमाऊनी रामलीलाओं का उल्लास। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से सितारगंज अस्पताल में 65 पद हुए सृजित। क्रेन ऑपरेटरों ने खाई से हाइड्रा निकालने के लिए एनएच कर दिया बंद। सैकड़ों यात्री फंसे। अब खबरें विस्तार से। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल ने हल्द्वानी के कालाढूंगी चौराहे पर भारत के महान व्यापारी स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा ने रतन टाटा को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। उन्हें गरीबों का सच्चा मसीहा बताया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे व्यापार मंडल द्वारा जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि हमारे व्यापारियों के पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के आदर्श थे और उनके जो है उन्होंने जो गरीबों का मसीहा बोला जाता था, ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि है हमारे संगठन की तरफ से। और सरकार से निवेदन भी है आपके चैनल के माध्यम से कि इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जो बहुत पहले दे देना चाहिए था। सरकार ने अभी तक इस पे ध्यान नहीं करा और हम सब व्यापारियों को की ओर से वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर सरकार उनको भारत रत्न देती है मरणोपरांत। तो मैं आशा करता हूँ कि इस जो सभी, ये सिर्फ एक जाति नहीं और एक राज्य नहीं, एक देश ही नहीं, समस्त विश्व उनको आदर्श मानता था और व्यापारियों के मसीहा भी थे। मैं विशाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल। ये हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है, जिसको कि हम लोग कभी कई एक शताब्दियों तक पूरा शायद न हो सके, ऐसा मेरा मानना है। और जो आज हम लोगों के पे ये एक भारत देश के एक महान जो आत्मा थी, जो आज परमात्मा से विलीन हो गई है, उनको हम सब अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल अपनी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और जो उनके बताए हुए जिस तरह से वो गरीबों के प्रति प्रेम रखते थे या मिडिल क्लास फैमिली से प्रेम करते थे, हम समस्त व्यापारियों को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह से अपने से नीचे लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, उनके लिए उद्धार के लिए कार्य करें। उनकी ऐसी सीख हम लोग हमेशा याद रखें। तो इसलिए दी गई है कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उद्योग जगत में इनका नाम काफ़ी था और इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या नहीं किया, इनके लिए बोलना एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इन्होंने समाज के स्वास्थ्य विभाग हर चीज़ में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इतने दानवीर एक कर्ण थे और दूसरे ये। हम तो यही कहेंगे कि हर आदमी को इनकी तरह बनना चाहिए। ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं के हाथ में थी पूरी। अब हमें देखना है कि रुद्रपुर के गंगापुर रोड स्थित शाल भवन में न्याय के देवता श्री गोलजू महाराज का पहला मंदिर विधिवत रूप से बनकर तैयार हुआ। नवरात्रि के पावन माह में हवन, यज्ञ और कन्या पूजन के साथ मंदिर का शुभारंभ किया गया। सांसद अजय भट्ट और विधायक शिव अरोड़ा ने 10-10 लाख के सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया और नारियल फोड़कर लोकार्पण किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे यहाँ लोगों ने देश में भी गुरु देवता की स्थापना करी है विभिन्न शहरों में। न्याय के देवता हैं, साक्षात फल लगते हैं। शुद्ध हृदय से जो आप मांगेंगे वो मिलता है। चितई गोलजू, डना गोलजू, गैरड़ा गोलजू, गढ़वाल में कंडोलिया गोलजू, चमड़खाना गोलजू, ताड़खेता गोलजू, घोड़ाखाला गोलजू, गढ़ी चंपावती महाराजा गोलजू, यानी कि चंपावत के जो गोलजू हैं वहीं से सब जगह गए। उनकी मूल राजधानी जो है चंपावत में है। ये साक्षात देवता हैं और बिल्कुल अंग में प्रवेश होकर, जिसको हमारे वहाँ कहीं घोड़ा कह देते हैं, कहीं पर मनुष्य जब ये अवतार होते हैं, उसके ऊपर जब अवतार होते हैं, जो मुख से निकल जाता है वैसे ही हो जाता है। कई लोगों के दुख कष्टों को भगवान गोलजू ने उजागर करा है, कई कष्टों का बंधन करा है, कई महामारियों को रोका है, कई घर जो विचलित हो गए थे उनको फिर बसाया है, अपरंपार कृपा है उनकी। इसलिए लोग आज इतनी बड़ी श्रद्धा भक्ति से न्याय के देवता गोलू जी की पूजा करते हैं। मैं शैल परिषद को, हमारे दिवाकर जी इस समय अध्यक्ष हैं शायद, महामंत्री पटवाल जी को और अपनी पूरी टीम को, सारी टीम को, महामंत्री जी समेत सब लोगों को
मैं बधाई देता हूं कि आपने पूरे प्रदेश और पूरे देश की कामना के लिए न्याय के देवता को यहाँ प्रतिष्ठित करवाया है और आज प्राण प्रतिष्ठा करी है। कोटि सौ नमन और आपको धन्यवाद। प्रभु से प्रार्थना है कि हमेशा आपकी छत्र छाया हम लोगों के ऊपर बनी रहे, हम अपने कर्तव्य पथ पर डट के काम करें और लोक सेवा में हमेशा डटे रहें, कहीं पर विचलित ना हो, गलत कामों की ओर कभी अग्रसर ना हो। हर जगह पर काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड, झूठ, फरेब, इस चीज़ों से बचाइए। प्रभु सबको सुख दीजिए, समृद्धि दीजिए, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को आरोग्य बनाइए, भाईचारा बढ़ाइए और हम हमेशा इसी तरह आपके श्री चरणों में आके दर्शन करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पत्रकार प्रेस परिषद इंडिया की खटीमा इकाई की मासिक बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। बैठक में पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों पर हो रहे अभद्र व्यवहार पर गहरी चिंता व्यक्त की और संगठित होकर इसका विरोध करने का निर्णय लिया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। खटीमा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकार प्रेस परिषद की मीटिंग हुई है। सबसे पहले पत्रकार प्रेस परिषद को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ क्योंकि लगभग 2.5 साल हो चुके हैं हमारी पत्रकार परिषद जो लगातार विस्तार होता जा रहा है। वहीं मैं हमारे कुमाऊं प्रभारी अशोक गुलाटी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ जिनके नेतृत्व में आज हमारे पूरे उधम सिंह नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट या अन्य जनपदों में टीम का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके साथ साथ आज जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हमारा निर्णय लिया गया है कि जो पत्रकार लोग लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनको हमने एक यहाँ से संदेश देने की कोशिश की। संगठित होकर हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे और जो पत्रकारों के जो क्षेत्र में न्यूज़ बनाने के दौरान जो उनके साथ अप्रिय घटनाएं होते हैं उसको लेकर जब पत्रकार संगठन एकजुट होकर खड़ा रहेगा और साथ साथ में जो है लगातार इसमें रणनीतियाँ बनाई जाएगी और हर 3 माह में जो है पत्रकार परिषद की मीटिंग रखी जाएगी जिसमें जो है पत्रकारों की समस्याओं को लेकर उनका समाधान किया जाएगा। हाँ, उसके अलावा जो हमारे पत्रकार परिषद के जो है पत्रकार प्रेस क्लब के अध्यक्ष हरिनारायण जी आए थे और हमारे जो मुख्य सलाहकार अधिवक्ता संदीप भंडाकर जी यहाँ आते जो हमारे द्वारा जो है सब पत्रकार परिषद के द्वारा सभी जो सम्मानित पत्रकारों को जो है गिफ्ट से उनको जो सम्मानित किया गया और साथ ही जो अधिवक्ता है संदीप भंडाकर जी और पत्रकार प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं हरिनारायण जी को भी जो सम्मानित किया गया। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों का निरीक्षण कर कूड़ा उठान में लापरवाही पाई। 14 में से 4 वाहन खराब मिले जबकि 11 निर्धारित समय पर नहीं निकले। बंसल ने संबंधित कंपनियों पर पेनल्टी लगाने और वाहनों की मरम्मत के निर्देश दिए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जसपुर के गुर्जर बस्ती में 14 साल से चल रहा वैकल्पिक शिक्षा केंद्र बंद होने के बाद हाल ही में फिर से शुरू किया गया जिसमें 65 बच्चे शिक्षा ले रहे थे, लेकिन अभिभावकों को डर है कि केंद्र फिर से बंद हो सकता है जिससे उनके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये डाम क्षेत्र के पास हमारा गुर्जर बस्ती है वन विभाग में, तो उसमें 65 बच्ची लड़का लड़की थे। वहाँ से क्योंकि कोई रास्ता नहीं है इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था करी गई थी 2009 से, जो आज तक चल रहा था। लेकिन अप्रैल में अचानक सरकार ने बंद करने का फरमान जारी कर दिया अधिकारियों के द्वारा। जब वो गुर्जर बस्ती के बच्चे और उनकी महिलाएं वो मेरे पास आए तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की और उनके जो निदेशक थे उनसे बात की। तब जाके उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको किसी व्यवस्था के तहत चलाएँगे, क्योंकि पहले वो चाह रहे थे कि हम उनको वाहन का पैसा देते हैं और वो पड़ोस के स्कूल में जाके पढ़ें। लेकिन वहाँ मैंने जब उनसे कहा कि वाहन तो आप उनको पैसा तो दे देंगे, लेकिन जब वहाँ सड़क या रास्ता ही नहीं है जाने का तो वो अपनी लड़कियों को पढ़ने से बैठा लेंगे। जंगल के रास्ते से कोई अपनी बेटी को भेजना नहीं चाहता, वो गरीब लोग हैं। तो इसलिए मैंने कहा, लेकिन उसको शिक्षा मंत्री जी ने, क्योंकि मेरे सामने फ़ोन किया था BSC को जब हमारा गैरसैंण सदन चल रहा था, तो उसको अमल में लाया गया, वो प्रारंभ हुआ। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और क्योंकि वो सेंटर चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं और 65 बच्चे हैं। अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से उन बच्चों की लगभग 3-4 महीने की जो पढ़ाई बेकार हुई है वो उन्हीं के कारण हुई। नहीं तो अप्रैल में अगर सेंटर बंद करना था तो उसकी व्यवस्था उन्हें मार्च में या फरवरी में करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो है आप लगाइए 3 महीने बीतने के बाद तो 3 बच्चे तो पढ़ने से रह गए बच्चे।
अब दोबारा शुरू करा गया है। तो इस तरह से जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब नारे हैं इन सरकारों के, लेकिन मेरा कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पर देखो, शिक्षा एक ऐसी विधा है कि इसको वैकल्पिक रूप से चलाया नहीं जा सकता है अनंतिम समय तक। तो पहले ये जहाँ पर विद्यालय नहीं थे वहाँ पर हमने वैकल्पिक रूप से कुछ केंद्र बनाए थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या हमारी सरकार का ये है कि अस्थायी रूप से विद्यालय हों और बच्चों का पठन पाठन भी अस्थायी विद्यालय में कराया जाए। तो इसे तो जो जिस बस्ती की बात कर रहे हैं जसपुर में गुज्जर बस्ती में, वहाँ पर एक केंद्र चलता था, तो हमने उसको जो निकटस्थ हमारे प्राइमरी स्कूल हैं या जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें हमने उनको इनरोल करने का कहा है कि आप फलां स्कूल में जो उनके नज़दीकी विद्यालय वहाँ जा कर के उनका आप रजिस्ट्रेशन करा दो और अपना वहीं पढ़ाई लिखाई शुरू कर लीजिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देती है, या ये ट्रांसपोर्ट जहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वहाँ पर उनके पेरेंट्स को या जो उनके नज़दीकी लोग हैं जो उनकी केयर करते हैं कि उनको हम अलाउंस देते हैं एस्कॉर्ट, कि उसको एस्कॉर्ट करके ले जाए बच्चों को, 5-4 बच्चे इकट्ठा ले करके वो उस स्कूल में जहाँ उसका दाखिला होना है या इनरोलमेंट होना है वहाँ ले जाए। तो मैंने जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि वो लोग तैयार नहीं इसके लिए। उनका कहना है कि हम वैकल्पिक रूप से ये केंद्र को चलाते रहेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ वैकल्पिक नहीं, जब अस्थाई समाधान किसी चीज़ का हो सकता है तो हम अस्थाई क्यों ना कर दें उसका। तो हमने उनसे बार बार हम यही आग्रह कर रहे हैं। मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भी भेजा था, वहाँ के जो अन्य लोग हैं उनको भी भेजा था कि उनको कन्विंस करें, मोटिवेट करें कि वैकल्पिक न भाई, एक अस्थायी रूप से आपकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। फिर भी क्योंकि हमारा कंसर्न बच्चा है तो बच्चे के कंसर्न को देखते हुए हमने गवर्नमेंट से परमिशन के लिए एक प्रस्ताव भेजा है कि कम से कम इस वर्ष वो जो 65 बच्चे हैं उनकी एजुकेशन कंटिन्यू रखने के लिए जो धनराशि हमें प्राप्त हुई है एस्कॉर्ट या ट्रांसपोर्टेशन में, उसी धनराशि के माध्यम से हम वहाँ पर कम से कम इस वर्ष एक वैकल्पिक केंद्र चला दें और अगले वर्ष से हर हाल में उसको हम नियमित विद्यालय में ही एडमिट कराएंगे। ये हमारा प्रयास है। सर, जिले भर में कितने वैकल्पिक केंद्र चल रहे हैं? जिले भर में ऐसा जो हमारे कुछ माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उनके लिए हमने 6 केंद्र चला रखे हैं, जो अस्थायी रूप से वहाँ पर नहीं रहते हैं, इधर उधर आ जाते हैं बच्चे, माइग्रेटरी हैं। तो उसके लिए एक हमारी एक संस्था है, उसके साथ हमने MOU किया है बटरफ्लाई करके। तो वो एक बस के साथ वहाँ पर डिजिटल एजुकेशन और जो भौतिक रूप से जो शिक्षा है वो उसको प्रदान करती है। तो इस प्रकार से 6 केंद्र हमारे वर्तमान में चल रहे हैं। जी ये 9 साल हो, सन 2009 में चला था नहीं, बीच में बंद भी हो चुका था। ये हो गया 2-3-5 महीने के लिए बंद हुआ। जी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चे जिस तरह स्कूल बाहर नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, बाहर तो हमारे बच्चे जा ही नहीं सकते। क्या कारण है, क्यों नहीं जा सकते हैं बच्चे? यही रास्ता भी सही नहीं है, रास्तों में भी खड्डे हैं और जंगल में जानवरों का खतरा है, बाहर नहीं जा सकते बच्चे पढ़ने के लिए। हमारे स्कूल के लिए इसी यहीं सुविधा होनी चाहिए है। और मैं सन 2009 से यहाँ पे कार्यरत हूँ और यहाँ पे केंद्र में लगभग इस समय जो बच्चे हमारे पास 48 बच्चे हैं, जिसमें कि 5 महीने स्कूल को बंद होने की वजह से बाकी करीब लगभग 14-15 बच्चे अन्य मदरसे में चले गए। ये केंद्र लगातार वैसे तो चल ही रहा था, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी के कहने के अनुसार इसको बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि ये योजना केंद्र सरकार से बंद हो गई है। अब तो यहाँ पे हम 1 अक्टूबर से यहाँ पे आना शुरू किया है सर हमने, कि सन 2009 से स्थापना हुई थी। यहाँ पे बच्चे तो जा नहीं सकते क्योंकि बहुत घेरे रास्ते में खड्डे हैं। अगर कोई वाहन जाता भी, अगर पलट जाता है तो दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। और दूसरी बात, यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत भय बना रहता है, कोई बच्चा बाहर जा नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे अनर्ष्टी केंद्र बहुत ज़रूरी है सर चलाने के लिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से जाए मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में रामलीला के दौरान अधिवक्ता उमेश नैनवाल की हत्या का कारण करोड़ों की जमीन का विवाद बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि उमेश अपने रिश्ते के भाई दिनेश द्वारा 18 बीघा जमीन पर कब्जा करने के प्रयासों का विरोध कर रहे थे। दिनेश ने रंजिश के चलते उमेश को गोली मार दी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये उक्त मामला जो ज़मीनी विवाद का बताया जा रहा है, इसमें उमेश चंद नैनवाल, स्वर्गीय उमेश चंद नैनवाल जी सीधे इसको सरकारी ज़मीन घोषित करने के उपलक्ष्य के उसमें उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन को दिया गया था और पुलिस प्रशासन वाले ढिलाई बरती गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका भी एक रवैया रहा है इसको डेली का, और मृत्यु का कारण ये भी हो सकते हैं। दूसरा, दिनेश नैनवाल वो आपराधिक प्रवृत्ति का शुरू से रहा हुआ है और 2005-2006 के आसपास से इनके बारे में कई सूचनाएं प्राप्त होती थी समाचार पत्रों के माध्यम से और कई लोगों के माध्यम से। वही उनका कारण रहा है पुलिस की ढिलाई इसमें। और एक अनुरोध समाचार पत्रिकाओं से भी है कि इस तरह की अफवाहें जो इनके द्वारा फैलाई जा रही हैं और गलत सूचनाएं प्रकाशित की जा रही हैं, इनको जो है सुधार किया जाए और इसके खिलाफ, अपराध के खिलाफ, जो दिनेश नैनवाल के खिलाफ जो कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और कठोर, हम तो मांग करते हैं कि कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। मैं राजेश चंदोला, मृतक उमेश नैनवाल का। मेरे भाई अधिवक्ता उमेश चंद नैनवाल जी की जो हत्या हुई है वो एक ज़मीनी विवाद में हुई है, जिसमें कि मेरे भाई वो ज़मीन को सरकार को देना चाहते थे, लेकिन ये दिनेश नैनवाल नहीं देना चाह रहा था, जिससे कि उन्होंने इसको गोली मारी। हमने सीएम पोर्टल की सब फाइलें इनको दे रहे हैं, जिसमें सब मेरे भाई ने सब दे रखा है कि मेरे को इस ज़मीन में कुछ नहीं चाहिए, इसको सरकारी हो जाए। तो इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि गलत अफवाहें ना फैलाएं और मैं विज्ञप्ति सब पेपर वालों को देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम प्रदीप चंद नैनवाल जी। अभी कुछ समय पहले जो हत्याकांड हुआ था उसमें मेरे पिताजी स्वर्गवासी श्री उमेश चंद नैनवाल जी जो एडवोकेट हैं, वो वहाँ अधिवक्ता थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है उन्हीं के चचेरे भाई द्वारा। ये सब आपसी ज़मीन के मामले में हुआ था और कुछ पत्रिकाएं द्वारा इसमें गलत खबरें छापी जा रही है। हमारा उनसे विनम्र निवेदन यह है कि ऐसे गलत अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान ना दें और जो सच है उसको सामने लाया जाए। हमारी यही विनती है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हल्द्वानी में रेशम विभाग ने नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं के सहायता समूह के माध्यम से रेशम के कोए से हस्तनिर्मित उत्पादों का लॉन्च किया है। उप निदेशक हेमचंद्र ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। समूह की महिलाओं ने देवी देवताओं की आकृतियां, सजावटी सामान और रेशमी आभूषणों का निर्माण किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वर्ष में हुई है जिसमें जो है केवल मालाएं ही नहीं, ईयर रिंग्स के रूप पहला ऑर्डर भी जो है एक लगभग उत्तराखंड में रेशम विभाग और रेशम के इतिहास में उत्तराखंड के भीतर ये पहली बार हो रहा है कि हस्तशिल्प हाथों की कला से तैयार किए हुए उत्पाद रेशम कोए के यहाँ पर उत्पादित किए जा रहे हैं और ये जो रेशम से जुड़ी हुई महिलाएं हैं एसएचजी की, उन्हीं के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। उनको इस कार्य में प्रशिक्षित कर दक्ष किया गया है और बहुत सुंदर सुंदर उत्पाद यहाँ पर तैयार कर रही हैं, जिनके कहना चाहिए कि पिछले माह सितंबर में ही इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और मात्र 1 माह का समय हुआ है और अभी तक ये लगभग 30,000 के ऑर्डर प्राप्त कर चुकी हैं, जिस पर काम कर रही हैं। और आगे भी इनको दीपावली के अवसर पर लगभग 15,000 के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं और 9 वर्ष के लिए लगभग 50,000 के ऑर्डर फिर इनको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये उज्ज्वल भविष्य है इनका, जिसमें जो है आजीविका भी इनकी अर्जित होगी और साथ ही देवभूमि के प्रतीक के रूप में बहुत सारे मोमेंटोज ये तैयार कर रहे हैं। कई उपयोगी चीज़ें भी तैयार कर रहे हैं सजावटी के साथ साथ, जैसे ये ईयर रिंग्स भी हमारे रेशम से ही तैयार किए जा रहे हैं, मालाएं, मांग टीका, पहाड़ी नथ और मालाएं, इस प्रकार के और फ्लावर पॉट्स, ऐसी चीज़ें भी तैयार की जा रही हैं। सर, ये समूह को महिलाओं को विभाग द्वारा किस तरह प्रोत्साहित किया गया इसमें सबसे पहली कमी तो यह थी कि हमारे पास उत्तराखंड में कोई इस तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करने वाला इसके लिए रिसोर्स पर्सन के तौर पे नहीं था। तो यह विचार जो है मन में मेरे आए कि हम इस ओर जाएं। तो कई वर्षों से मैं इस बात के लिए लगा रहा कि रिसोर्स पर्सन कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विजन था कि इससे हम बहुत ऊपर तक महिलाओं को ले जा सकते हैं, उनकी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। तो इस क्रम में ऐसे ही घूमते घूमते एक बार जो है इस खोज में पंतनगर के वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई, डॉक्टर दिव्या और डॉक्टर शेफाली से। उनके सामने ये विचार रखा मैंने, तब उनके द्वारा एक रिसोर्स पर्सन हमें उपलब्ध हुआ और हम उधम सिंह नगर की महिलाओं को प्रशिक्षित कर सके। उसके तुरंत बाद ही हमने जो है नैनीताल की महिलाओं को प्रशिक्षित किया और एसएचजी के रूप में गठित कर लिया। आज हम इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि इनके उत्पाद मार्केट में उत्तराखंड सिल्क डेकोर के नाम से उतरने को तैयार हैं
और ये उसे बेच करके अपनी आमदनी और अपना आर्थिक स्वावलंबन, अपना आत्मसम्मान अर्जित करने को तैयार है। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज तक हमने जो भी सीखा वो पुराना था, परंपरागत था, परंतु इसमें एकदम हमने नई चीज़ सीखी है। तो महिलाओं का उत्साह भी है और इसकी डिमांड भी काफ़ी है। जैसे वो लोग इसमें से डिपार्टमेंट ने जब हमको ट्रेनिंग दी तो ट्रेनिंग लेने के साथ साथ महिलाएं एकदम इतनी सक्षम हो गई थी कि वो अपने प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए भी तैयार हो गई थी। जबकि जब हम और चीज़ सीखते हैं तो उसमें हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो और दूसरा डिपार्टमेंट से हमें यह सहयोग भी रहा कि जैसे हम लोगों ने सीखा तो तुरंत हमको अपने रेशम विभाग से ये सहयोग मिला कि 2-3 जगहों से उन्होंने हमारे लिए ऑर्डर भी लिए और हमारे साथ की जो और महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं उन सब ने मिलकर वो प्रोडक्ट तैयार किए और उसका हमको अब बिक्री के लिए तैयार है। यहाँ पे हमने अभी नया SSG तैयार किया हुआ है जिसका नाम है नई पहल, ठीक है। और इसमें हमारे जो हेमचंद सर हैं इनका बहुत सहयोग रहा है। इनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और उम्मीद है कि हम आगे और नए नए प्रोडक्ट बनाएं और मार्केट में अपना नाम भी रोशन करें और हमारी जो नई पहल है इसको भी आगे बढ़ाएं। प्रोडक्ट में किस किस तरह प्रोडक्ट है इसमें? सर, जैसे ये पहाड़ी महिला बना रखी हैं, केदारनाथ है, ज्वेलरी बना रखी है, बहुत अलग अलग प्रकार के जैसे बुके बना रखे हैं और देवी देवताओं के बुके। इन दिनों हल्द्वानी में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कुमाऊनी रामलीलाओं की धूम है। जगह जगह रामलीला के मंचन हो रहे हैं जिनमें सैकड़ों श्रद्धालु भगवान श्री रामचंद्र के जीवन का अद्भुत नाट्य रूपांतरण देखने को उमड़ रहे हैं। खासतौर पर रामपुर रोड पंचायत घर की रामलीला का विशेष महत्व है, जहां स्थानीय कलाकारों ने 2 महीने की कड़ी तैयारी के बाद सुंदर मंचन प्रस्तुत किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मामला है, हम सब आपस के लोग अपने पात्रों को हम तैयार करते हैं। अपने पात्रों के द्वारा यहाँ पर हम कार्यकर्ता भी खुद ही होते हैं और खुद ही पात्र खुद ही करते हैं। सन 86-87 के आसपास मैं भी यहाँ जुड़ा था, सब मैंने सीता का पाठ किया था और तब से मैंने सभी रोल लगभग राम, लक्ष्मण, सीता, भरत किए। और उसके बाद फिर आगे बढ़ के फिर अब ये मेकअप का रूम और ये डायरेक्शन ये भी सब हम संभाल रहे हूँ। और यहाँ जितने भी पात्र हैं लगभग सब मतलब कार्यकर्ता भी हैं और ये खुद पात्र भी हैं, उसके बाद करते रहते हैं। ये इसलिए हमारी लोकल की रामलीला इतनी सालों से टिकी हुई है। 48वां साल है हमारी रामलीला को यहाँ का। मेरा जीवन चंद सुयाल। मैं अभी हनुमान का किरदार निभा रहा हूँ और मुझे 21 साल हो गए इस रामलीला में। आदर्श रामलीला ग्राउंड देवल चौड़ में पंचायत घर में 21वां साल है। हनुमान बहुत अच्छा लगता है, श्री राम की कृपा है, हम उनकी कृपा से ही आज तक का स्टेज में हैं। रामलीला में मेघनाथ का किरदार निभा रहा हूँ। मैं वैसे 2003 से यहाँ अभिनय करता आ रहा हूँ। अभी तक मैंने मारी सुबाहु, बाणासुर का पात्र निभाया, सुमंत का करा भी। इस बार पहली बार मुझे भगवान की कृपा से मेघनाथ का रोल करने का अनुभव अभिनय करने का प्राप्त हुआ है मुझे। इस बार बहुत अच्छा है, प्रभु राम की कृपा है। नगर का सरकारी अस्पताल अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से उप जिला अस्पताल में शासकीय रूप से अपग्रेड किया गया है, जिसके बाद हॉस्पिटल में विभिन्न शारीरिक रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन, नर्सिंग और अन्य कर्मियों समेत 65 पद सृजित किए गए हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों को लोकल स्तर पर ही बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। 90 बेड का हॉस्पिटल अपग्रेड होने से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। पिछले 2.5 साल में जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, लगातार हम लोगों ने कोशिश करी कि प्रदेश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़े, विकास के रास्ते पे आगे बढ़े। और सितारगंज विधानसभा की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने दूसरी बार मुझको सितारगंज विधानसभा की सेवा करने का मौका दिया, सितारगंज विधानसभा को आगे बढ़ाने का मौका दिया। मैं कुछ कामों के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि पिछले 3.25 साल में सितारगंज विधानसभा में कौन कौन से काम हुए हैं, प्राथमिकता पे हमने क्या क्या काम धरातल पे उतारे हैं, क्या हमारे वादे थे और कितने वादे पूर्ण हुए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस जनता ने आपको वोट दिया है उस जनता को जानने का भी अधिकार है कि उनका विधायक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो अगर मैं टोटल में 2022-23, 23-24 और 24-25 के 3 वर्षों का अगर कार्य उतारूँ आपको बताऊं, तो जबकि 25 अभी चल रहा है और 24 अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लगातार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में सक्षम भी रहे हैं। अभी तक हम लोग ने नगर पालिका सितारगंज में लगभग
64 करोड़ 40 लाख रुपए की योजनाओं को विभिन्न विभागों के द्वारा धरातल पे उतारा है। कुछ टेंडर प्रोसेसेस पे हैं, कुछ के टेंडर हो चुके, कुछ धरातल पे काम कंप्लीट हो चुके। अगर मैं आपको विवरण दूं तो 2022-23 में विधायक निधि से हमने लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए के काम यहाँ पर कराए। तहसील भवन 4 करोड़ 70 लाख रुपए का तहसील भवन, लोक निर्माण विभाग से 4 करोड़ 47 लाख रुपए का काम। टोटल हमारे 22-23 में लगभग 10 करोड़ 32 लाख रुपए के काम हमने धरातल पर उतारे हैं। उसी के साथ साथ 2023-24 में हमने विधायक निधि से लगभग 1 करोड़ 36 लाख 40 हज़ार रुपये के काम धरातल पर उतार दिए हैं। हमारा एक ITI भवन, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 6 में जो बना हुआ है, जो अल्पसंख्यक ITI भवन है, उसके लिए 3 करोड़ 55 लाख रुपए, जो खुद की मेरा मंत्रालय है, उसमें 3 करोड़ 55 लाख रुपए हमने टेंडर के माध्यम से स्वीकृत कराया, जिसका काम पूर्ण हो चुका है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत टनकपुर NH में चलथी के पास पिछले महीने एक हाइड्रोक्रेन खाई में गिर गया था, जिसमें चालक की मौत हो गई थी। वहीं आज शुक्रवार को हाइड्रोक्रेन को खाई से निकालने के लिए 3 क्रेनें NH में पहुंची। क्रेन ऑपरेटरों के द्वारा बिना किसी परमिशन के NH बंद कर क्रेन को निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया, जिस कारण NH में एम्बुलेंस सहित सैकड़ों यात्री व वाहन फंस गए। यात्रियों के द्वारा क्रेन मालिकों से वाहनों को निकालने देने को कहा गया, पर उनके द्वारा उनकी एक नहीं सुनी गई, जिस कारण यात्रियों में आक्रोश फैल गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कि पूरी पब्लिक किसी को लंबा जाना है, इमरजेंसी है। कितना घंटा हो गया आपको? आप कहाँ जा रहे हैं? हम बाहर जा रहे थे। हाँ, अभी 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन छूटने वाली है और ये इतने लंबे समय से गिरा हुआ, तो आज ही निकालना जल्दी था इसको। इसको कितना समय हो गया गिरा हुआ? डेढ़ महीना हो गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।